बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा इंजीनियरिंग डोमेन जिसे स्टूडेंट्स कई बार बायोटेक्नोलॉजी से कंफ्यूज कर जाते हैं। हालांकि बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग दोनों ही बिल्कुल एक अलग डोमेन है। बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर हमने ऑलरेडी एक रिव्यू वीडियो बना रखा है कि भैया बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, कैसे स्कोप है। आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं भैया बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं हमारे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ऑफर ही नहीं किया जाता है, क्योंकि जिन इंस्टीट्यूट्स में ऑफर किया भी जा रहा है वहां पर स्पेसिफिक हमें एक हाई क्वालिटी रिसर्च के साथ कह सकते हो ढंग के फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादातर आप IITs NITs एंड कुछ टॉप के इंस्टीट्यूट्स में आपको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इस प्रकार की कुछ ब्रांचेस आपको देखने को मिलती हैं। और अगर आप एज अ ब्रांच इसे देख लो तो ये थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच बनता है। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का, बायोलॉजी का, आपके इंस्ट्रूमेंटेशन हो गए, डेटा साइंस हो गया, AI वगैरह सारी चीज़ों का एक ब्लेंड है। बट भैया इस ब्रांच में हम करते क्या हैं? इस ब्रांच के अंदर चाहे आपके प्रोस्थेटिक्स हो गए, पहले तो एनाटॉमी के बारे में आप समझते हो भैया, आपके एनाटॉमी हो गए, उसके फिर प्रोस्थेटिक्स वगैरह हो गए, चाहे आप हार्ट से रिलेटेड ले लो, कुछ किडनी डायलिसिस के बारे में समझ लो। एक्चुअली हार्ट का मुझे एग्जैक्ट जो स्टूडेंट्स हमने बात किया था एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट कई बार जैसे इम्पल्स वगैरह अगर रुक जाते हैं या फिर एक्स्ट्रा में कुछ एक्सटर्नल इम्पल्स क्रिएट करना पड़ रहा है हार्ट के अंदर, आर्टिलरीज के अंदर, तो वहाँ पर चीज़ें, तो कुछ भी डिवाइसेज जो आप बनाते हो, ठीक है, आपके एनाटॉमी को ऑपरेट करने के लिए, इन्हें सक्षम रूप से चलाते रहने के लिए, चाहे डिवाइसेज जो डॉक्टर्स यूज करते हैं तो उन्हें बनाने का काम आपका करता है एक बायोमेडिकल इंजीनियर। कुछ प्रोस्थेटिक्स वगैरह जैसे हमने कुछ इंटरनेट पे रिसर्च किया तो हमें पता चला, हालांकि ये प्रोस्थेटिक वाला पार्ट हमें स्टूडेंट्स सुनने को नहीं मिला, उसके बाद हमने कहीं इंटरनेट पे सर्च किया तो पता चला प्रोस्थेटिक आर्म्स वगैरह जैसे हो गए आपके, ठीक है। मतलब इसमें भी वही हो गया ना कि अगर प्रोस्थेटिक आर्म दो तरीके के होते, एक तो जस्ट एक नॉर्मल डमी आर्म हो गया कि बस दिखने के लिए आर्म है, दूसरा एक प्रोस्थेटिक आर्म अगर आप समझ लो तो वो कुछ वैसे हो गए कि आप प्रॉपरली जैसे यहां से यहां तक आपका हाथ है ही नहीं, बट एक प्रोस्थेटिक आर्म लगा लिया, मतलब एक नकली आर्टिफिशियल आर्म कह सकते हो, जो कि आप ब्रेन से इसे कंट्रोल कर सकते हो, सिग्नल्स वगैरह सारी चीजें प्रोसेस करता है। तो ये भी चीजें हो गई। कुछ इमेज प्रोसेसिंग जैसे इसके अंदर आपके बेसिक अगर समझ लो एक्सरे वगैरह हो गया, या फिर कुछ भी आपको एनाटॉमी के अंदर जानना है कहां पर क्या है भैया, MRI वगैरह, CT स्कैन वगैरह, जितना हम बेसिक तौर पे अगर आप समझ सकते हैं, तो ये सारी चीजें इमेज प्रोसेसिंग समझ गया क्या हो गया। आपकी कुछ डॉक्टर्स जिन इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं वो सारी चीजें, चाहे आप बोल सकते हो डायलिसिस के लिए जो इक्विपमेंट्स किडनी डायलिसिस के लिए हो गए, या फिर ऑपरेशन के पर्पज से जो चीजें हो गई। इमेज प्रोसेसिंग हमने बात कर ही लिया भैया, मतलब जो अगर आपके शरीर के अंदर कुछ है, एक्सरे, MRI, CT स्कैन के थ्रू जो आप पता करते हो, और ये कुछ बेसिक चीजें हो गई, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो ना तो मुझे ढंग से पता है भैया, क्योंकि मैं एक बायोमेडिकल इंजीनियर नहीं हूं, ना तो एक डॉक्टर हूं, जो कि और क्या क्या कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स होते हैं। बस आपको एक आइडिया मिल रहा है कि क्या क्या चीजें हम इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो मेनली इन्हीं चीजों के ऊपर हम काम करते हैं। इक्विपमेंट्स जिससे डॉक्टर ऑपरेट करते हैं, मतलब जितना भी आप एक हॉस्पिटल के अंदर जो भी आप इक्विपमेंट्स देख रहे हो, आपके इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, फिर उसके बाद आपके इमेज प्रोसेसिंग वगैरह, मोटा मोटी तौर पे यही सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप इसमें AI, डेटा साइंस वगैरह यूज़ करके थोड़ा एफिशिएंट बनाते हो। अब वही बात है ना कि मतलब पूरा मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ना तो पढ़ रखा है, ना तो मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, तो जितनी चीज़ें हमें स्टूडेंट से पता चली एक रफ आइडिया आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन रफ आइडिया वही दे रहा हूँ जो हमें सटीक भरोसा है, जो स्टूडेंट से जितना हमने बात किया, जिन चीज़ों पे 100% कॉन्फिडेंस है, जो चीज़ें हमें 100% याद है, वही चीज़ें आप तक शेयर कर रहा हूँ। तो ये तो कंफर्म है, डॉक्टर्स जिन इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं आप वो चीज़ें बना रहे होंगे। कुछ एग्जांपल्स भी हमने दे दिए। इमेज प्रोसेसिंग, ये दो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें कहीं स्टूडेंट्स ने, और एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी जो हो गया, उसके ऊपर हम ज़्यादा डिटेल में चीज़ें काम करते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर आप कुछ बात कर लो भैया जॉब्स कैसे हैं इंडिया के अंदर, तो जॉब्स ऐसा कि बीटेक के जस्ट बाद बहुत ही कोई रेयर कंपनीज है जो कि रिक्रूट करती हैं। ऐसा नहीं कि कंपनीज नहीं है इंडिया में, कुछ कंपनीज का मैं नाम ले लूँ तो जैसे फिलिप्स हो गया, आपका जी हेल्थ केयर हो गया, सीमेंस हो गया, तो ये सारे कुछ बहुत ही बोल सकते हो टॉप की कुछ कंपनीज है इंडिया के अंदर जो कि एक बायोमेडिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है जिन्हें। बट ये भी डायरेक्टली जस्ट मतलब ये सारी बड़ी बड़ी हैं, ऐसा नहीं कि और कंपनीज रिक्रूट नहीं करती, ऑब्वियसली रिक्रूट करती हैं। और हमें स्टूडेंट से जानने को मिला कि जितने भी आपके हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर एक बायोमेडिकल इंजीनियर होना जरूरी, अनिवार्य होता है। तो जॉब रोल्स हैं,
बट फिर भी अगर आप कोर जॉब रोल्स बोलते हो जस्ट एक बीटेक ग्रेजुएट के लिए, तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत रेयर, बहुत लिमिटेड है, इनफैक्ट इन आईआईटीज एंड एनआईटीज ऑल्सो। बाकी टीयर 3 वगैरह इंस्टीट्यूट्स में तो हमें ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जैसी चीज़ें देखने को भी नहीं मिलती। तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट के बारे में कह ले तो हमारी बात एक एनआईटी के स्टूडेंट से हुई थी। टीयर 2 एनआईटी, मिड एनआईटी के बारे में अगर हम बात कर लें तो उन्होंने कहा कि उनके बैच में ऑलमोस्ट 20 to 30% स्टूडेंट्स रिसर्च के लिए ऑप्ट आउट कर रहे हैं, फर्दर हायर स्टडीज। ठीक है, एमटेक हो गया, डॉक्टरेट हो गया, पीएचडी जैसी चीज़ें, और उसके बाद किसी फॉर्म में एज ए साइंटिस्ट कहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो 20 to 30% स्टूडेंट्स कोर रिसर्च की तरफ चले गए, हायर स्टडीज़ की तरफ चले गए। 30 to 40% कह सकते हो कि, या इनफैक्ट 50-60% आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर डेटा एनालिटिक्स, कुछ और नॉन कोर जॉब्स, जो मेन स्ट्रीम आपके नॉन कोर जॉब जैसे डेटा एनालिटिक्स हो गया और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग जैसी जो चीज़ें हो गई। इसके बाद कुछ लोग टीचिंग एंड नॉन अदर आपके नॉन कोर जॉब्स की तरफ, फिनटेक हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें भी देखते हैं। लेकिन मोटा मोटी तौर पे यही है कि एक अच्छा पोर्शन 20 to 30% आपके हायर स्टडीज़ की तरफ ऑप्ट आउट कर रहे हैं, 50 to 60% आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, इन सभी चीज़ों की तरफ, और उसके बाद आपके बचे हुए स्टूडेंट्स जो भी हो गए वो या तो आपके दूसरे नॉन कोर जॉब्स या फिर ऑफ कैंपस, या फिर आप कह सकते हो गेट वगैरह क्रैक करना, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इन सभी चीज़ों के लिए भी ऑप्ट आउट कर रहे हैं। तो इस तरीके का इनका प्लेसमेंट ऑन कैंपस कुछ डिवाइडेड होता है। ऑफ कैंपस में बोला ये जाता है कि ऑब्वियसली अगर आपके पास कुछ रिसर्च है, अपने इंटर्नशिप कुछ ढंग के जगह पर कर रखा है, या तो आईआईटीज वगैरह से कुछ प्रोजेक्ट्स ही आपने ढंग के कर रखे हैं, ऑल्दो अगर आप किसी एनआईटी या फिर और दूसरे टीयर 2 टीयर 3 इंस्टीट्यूट में हो, उसके बावजूद भी आप अपने इंटर्नशिप वाला जो फेज होता है 2 महीना, उसमें या तो किसी एक कंपनी में इंटर्नशिप कर लो, नहीं तो आप चाहो तो कोई प्रोजेक्ट कर लो बढ़िया। तो वो सारी चीज़ें अगर ऑफ कैंपस ढूंढने जाओगे तो थोड़े बहुत एक अपॉर्चुनिटीज निकल के आ सकते हैं ऑफ कैंपस जॉब्स के लिए। लेकिन स्टिल फॉर बायोमेडिकल इंजीनियर अगर इंडिया के अंदर जॉब चाहिए तो एक एमटेक, मास्टर्स, एमएस, पीएचडी वगैरह रिकमेंडेड होता है। इसके बाद कंपनीज थोड़ा आपको ज़्यादा देखती हैं इन सभी जॉब रोल्स के लिए। कुछ अगर हाई लेवल गवर्नमेंट डोमेन्स की तरफ बात कर ले तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज तो नहीं, लेकिन कुछ वैकेंसीज आपको डीआरडीओ, बार्क, आईसीएमआर, सीडीएससीओ, इन सभी जगहों पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बात करते हो प्रॉपर पीएसयू जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल वगैरह लोगों के लिए हैं, वैसे आपको कुछ पीएसयू ज़्यादातर ऐसे स्केल पर देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका बायोमेडिकल इंजीनियर का डोमेन है। बाकी थोड़ा आप देख सकते हो एमटेक, पीएचडी, एमएस के बाद जब चीज़ें रिक्रूट करनी चालू होती हैं, जो कि बायोमेडिकल इंजीनियर भी आपको वैसा ही दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी रिसर्च ओरिएंटेड हो जाती हैं, जिसके लिए आपको आउटसाइड इंडिया अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। बाकी इंडिया के अंदर भी टॉप की कुछ कंपनीज है, जैसे हमने जीई हेल्थ केयर, फिलिप्स, सीमेंस वगैरह का नाम लिया, इनमें भी आप मास्टर्स वगैरह के बाद अप्लाई कर सकते हो। पैकेजेस के बारे में अगर आप बात कर लो, जस्ट आफ्टर बीटेक ऑल्सो अगर कुछ कोर की कंपनीज अगर आपको रिक्रूट कर रही हैं ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस, तो बहुत ल्यूक्रेटिव पैकेजेस नहीं जो आप सीएस के अंदर देखते हो वैसे तो नहीं, लेकिन आपका 5 से 8, 9, 10 एलपीए के बीच में आप पैकेजेस कंसिडर करके चल सकते हो। बाकी आपका आईटी सेक्टर के अंदर जैसे बाकी ब्रांचेस के अंदर है उसी प्रकार का प्लेसमेंट्स आपके लिए भी होगा। अगर एक बायोमेडिकल इंजीनियर के बारे में बात कर लो, अगर आप आईआईटी वगैरह से बिलोंग करते हो तो ज़्यादा डिफरेंस आपको आईटी सेक्टर के पैकेज में मिलेगा नहीं, जो जैसे बाकी ब्रांचेस में अलाउ किए जा रहे हैं सर्किटल ब्रांचेस में, वैसे ही नॉन सर्किटल में भी अलाउ होते हैं कुछ कंपनीज को छोड़ के। तो 20, 30, 40, 50 एलपीए वाले भी कंपनीज आपके लिए होंगे। लेकिन जैसे आप एनआईटीज में आ जाते हो देन वहाँ पर 10, 15, 20 एलपीए तक की कंपनीज आपको देखने को मिल सकती हैं आपके आईटी सेक्टर डोमेन में। बट जब टीयर 3 में जाते हो तो ये सारे कंपनीज भी आपको देखने मुश्किल हो जाते हैं। 4, 5, 6 एलपीए के आसपास के कंपनीज मिल गए तो मिल गए, वरना मैक्स टू मैक्स 10, 12 एलपीए। इस प्रकार के आपके पास आईटी सेक्टर के अंदर सिनेरियो रहेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए भैया नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही हो, या फिर कोई करियर गाइडेंस चाहिए हो, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर चले गए हो, आपको जॉब, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, रिसर्च, कॉलेज लाइफ से रिलेटेड चीज़ें और वापस से करियर गाइडेंस, आईटी जेई प्रिपरेशन रिलेटेड चीज़ें हो गई, स्कूल के अंदर हो, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीज़ें, अगर कहीं कुछ दिक्कत आ रहा हो तो आप दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसमें मैं ही गाइड करता हूं। गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर आराम से इत्मीनान से हम चीज़ें 1-on-1 डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, पूछेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग का,
क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।